आप लोग का वॉइस मिल रहा है। देखिए, जो 1857 क्रांति है, इसके बाद कंपनी का शासन वहां से क्राउन की शासन हुआ, गवर्नर जनरल के शासन और वायसराय का एक नया पोस्ट हुआ। अब ठीक है आवाज? अब तो सही होना चाहिए आवाज। हाँ ठीक है सर। यस सर। हाँ सुनिए की आवाज सही आई सर। तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ क्या है समाप्त हो गया। अब देखिएगा, जब ये 1857 की क्रांति समाप्त हो गया, तब क्या है कि वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ता गया, लोगों में शिक्षित लोग होते गए, तो लोग क्या है अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो बंगाल के जमींदार लोग थे, उन्होंने अपना संगठन बनाया। संगठन जरूरी है, क्योंकि एक आदमी क्या होता है, अपने बात को उतना फोर्सफुली नहीं रख पाता जितना एक संगठन के लोग रख पाते हैं। संगठन में ताकत होता है और उनकी बातों को माना जाता है। आज भी देखिएगा, अगर आपके पास संगठन बहुत तगड़ा है, तो चुनाव के समय आपको कितना भी पैसा मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पास वोट बैंक ज्यादा हो, तो इसलिए देखिएगा जो छात्र संघ के लोग होते हैं, उनका कितना दबदबा होता है राजनीतिक पार्टी में। या और भी बहुत सारे जो धार्मिक संघ होते हैं, उनका भी दबदबा होता है। तो देखते हैं कि जो जब चुनाव वगैरह होने आता है, तो जो जेल में जो बाबा लोग बंद होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं सहानुभूति प्राप्त करने के लिए होता है। हर पार्टी करता है, इसमें केवल एक पार्टी को जोड़ देना सही नहीं है। का तो देखिए, सबसे पहले किसी वर्ग समूह ने अगर कोई संगठन बनाया ना, तो वो बंगाल में बनाया था, 1838 में बनाया गया था। उसको लैंड होल्डर एसोसिएशन कहा जाता है। इससे पहले भारत में कोई ऐसे लोगों का, देखिए, सामान्य लोगों का कोई संगठन नहीं था। पहले राजाओं का अपना संगठन होता था, नवाबों का हो सकता था। पहली बार क्या है, जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लासों का संगठन हुआ। और मिडिल क्लास, आपको पहले ही बताते हैं, ये बहुत क्रांतिकारी लोग होते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा सम्मान चाहिए होता है। और सम्मान क्या होता है, आदमी को कुछ भी करवा सकता है। तो सबसे पहले बंगाल में क्या है, लैंड होल्डर सोसाइटी बना था या एसोसिएशन बना था। देख, सबसे पहले भारत का सबसे पहला जो संगठन बना था, उनका नाम क्या था, ब्रिटिश एसोसिएशन। कहाँ बना था? बंगाल बना था, कलकत्ता। कलकत्ता अक्टूबर 1838। ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पहला क्या है, जो मिडिल क्लास द्वारा बनाया गया संगठन है। और संगठन क्यों बना, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जैसे भाषा को जानने लगे, अंग्रेजी मीडियम बना भाषा का। इसके बाद किसी व्यक्ति ने कोई राजनीतिक संगठन, देखिए ये क्या है, ये राजनीतिक संगठन नहीं था, बल्कि ये हितों का संगठन था। कि लैंड होल्डर मतलब जमींदारों का संगठन था। ये किनका था? जमींदारों का संगठन था, जमींदारों का। लेकिन बाद में एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी का नाम आप लोगों ने सुना भी, इसके बारे में बताऊंगा। दादा भाई नरोजी, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामा, जो
भारत का पहला क्या है, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए इसका एक ब्रांच क्या था, लंदन में था, और एक ब्रांच क्या था, बम्बई में था। देखिए इसका इसका एक ब्रांच कहा था, लंदन। लंदन में इसलिए खोला गया था कि लंदन के आम लोगों को क्या है, भारतीय पर जो जुल्म किया जा रहा है अंग्रेज सरकार द्वारा, उसके बारे में उन लोगों को जानकारी देना था कि देखो आपकी जो सरकार है यहाँ पे जो व्यवहार करता है हमारे देश में उल्टा व्यवहार करता है। इंग्लैंड में, इंग्लैंड का सरकार वहाँ के जनता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वही सरकार भारत के साथ क्या था, भारतीय जनता के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। तो इनका क्या है, एहसास दिलाने के लिए उन्हें लंदन में क्या था, इंडियन एसोसिएशन नामक क्या है संगठन का बनाया गया था। तो देखिए दादा भाई को क्या है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के महान वायवृद्ध व्यक्ति या नेता, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सबसे पहले ये जो व्यक्ति था ये लोगों में क्या है, राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस इसे कहते हैं। उससे पहले लोगों के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, सब अपने अपने लाइफ में मस्त थे लोग, इसे कहते हैं अपने अपने लाइफ में क्या था, मस्त थे, कि देश दुनिया के बारे में उतना ज्यादा सोचते नहीं थे लोग। जैसे आजकल लोग क्या है, सोचते रहते हैं कि किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, कोई मंत्री बन जाओ, कोई ये बन जाओ, वो जो बन जाओ। मतलब लोकल स्तर पे देखिए, वो वाला मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे पार्ट मेंबर बने, पार्ट अध्यक्ष बन जाए, पार्ट महामंत्री, ये आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज है। तो ये जो क्रेज है वो दादा भाई नौरोजी के समय पे डेवलप, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। और इससे क्या है, अब जो हमारा देश था वो क्या है, एक नेशन के रूप में क्या है धीरे धीरे डेवलप होना शुरू कर दिया। नेशन मतलब जिनमें, जिनके जनता अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम करे। देखिए राष्ट्र का मतलब क्या होता है, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं ना, वो उस क्षेत्र के प्रति प्रेम करे, और क्षेत्र केवल जमीन के लिए प्रेम ना करे बल्कि उसके लोगों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, उसे राष्ट्र कहा जाता है। अगर मणिपुर में कोई घटना होता है और अगर उत्तराखंड के लोग उससे अगर सहमति या उससे अगर सहानुभूति नहीं करते हैं, तो राष्ट्र भावना नहीं है। तो भाई उत्तराखंड अलग राष्ट्र बना दो, मणिपुर का अलग राष्ट्र बना दो, यही होना चाहिए था। लेकिन क्या है, राष्ट्र का मतलब होता है देश के जहां तक हमारी सीमा है, उन सीमा में कोई भी घटना होता है तो उनका क्या है, हमें खड़ा हो रहना चाहिए। उसे कहते हैं राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब केवल भूमि नहीं होता ना, जनसंख्या होता है, भावनात्मक लगाव होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज जो भारत से जो धन ले जा रहा था, जो वेल्थ ले जा रहा था, उस वेल्थ ले जाने के लिए एक सिद्धांत चाहता, जिसको ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। ड्रेन थ्योरी देखिए, एक होता है ब्रेन ड्रेन थ्योरी था, और एक वेल्थ ड्रेन थ्योरी था। वेल्थ ड्रेन थ्योरी का मतलब होता है कि यहाँ के जो पैसा था, पैसा था यहाँ का करेंसी नहीं, बल्कि यहाँ के जो बहुमूल्य धातु, जिसको देखिए बहुमूल्य धातु को बुलियन कहा जाता है। देखिए पहले के लोग क्या थे, जो मेन जो मानते थे बहुमूल्य धातु को मानते थे, जैसे सोना चांदी और भी जो खनिज होते थे उसको बहुमूल्य धातु कहा जाता है। अंग्रेज लोग क्या है, भारत से ये सारे चीज धीरे धीरे क्या है, लंदन ले जाने लगे, ब्रिटेन ले जाने लगे। तो इस बात का आवाज सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया, उसको कहते हैं वेल्थ ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। और ब्रेन ड्रेन थ्योरी क्या होता है, जो दिमाग का पलायन होता है। जैसे हमारे यहाँ के जो आईआईटीएन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो विदेश चले जा रहे हैं भाई, इंडिया के आईआईटी से पढ़ के आप भाग जा रहे, इंडिया में काम नहीं कर रहे। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आप परिस्थिति बनाना आपका काम है ना, आप देश में रहते हैं। अब अगर एपीजे अब्दुल कलाम अगर भारत छोड़ के चले जाते हैं, तो भारत का मिसाइल सिस्टम क्या हो सकता था, विक्रम साराभाई अगर चल के चले जाते तो क्या हो सकता था। बहुत से लोग गए भी है। हाँ जी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या है, वेल्थ ड्रेन थ्योरी दिया था, जिसे धन निकासी सिद्धांत कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, धन
निकासी सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। इसके लिए उन्होंने एक बुक लिखा था, पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी। भारत में गरीबी का मेन कारण क्या था कि यहाँ का जो ड्रेन है, वेल्थ है, वो ड्रेन हो रहा था कहाँ? ब्रिटिश में। तो जब यहाँ का देखिए कैसे कैसे जा रहा था पैसे में, समझ लेगा। देखिएगा, जो ब्रिटिश भारत में जो जितने भी कर्मचारी आते थे उनका वेतन भारतीय कोष से देते थे। समझ लीजिएगा, अगर कोई वायसराय अगर भारत में शासन करने के लिए आते थे तो उनका पूरा खर्चा कौन देगा? भारतीय कोष से दिया जाता है। दूसरी बात क्या था कि जो मुनाफा होता था यहाँ पे कंपनी का, वो मुनाफा क्या होता है? यहाँ से ब्रिटेन जाता था। तीसरी क्या था कि जो टैक्स लगाया जाता था वो टैक्स भी क्या था? इंडियन पर लगाया जाता है, और वहां से जो धनपत था वो भी क्या? ब्रिटेन से लगाया जाता था। या कोई कंपनी लगाया है उसका जो मुनाफा हुआ वो भी ब्रिटेन से लगाया जाता है। धन निकासी सिद्धांत या वेल्थ ट्रेन थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और इसे पॉवर्टी इन इंडिया कहते हैं, भारत में गरीबी। और इसके लिए दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, पर कैपिटा इनकम। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वहां पहला व्यक्ति कौन है जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी? देखिए, दादा भाई नौरोजी प्रोफेसर थे, फिजिक्स के और मैथ के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, जो बम्बई में पढ़ाते थे। तो इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? पहले इसका कैलकुलेशन क्या था? प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम, यानी भारत में एक व्यक्ति का क्या एक साल में कमाई क्या है। उस समय 20 रुपए था। समझिएगा, 1868 की बात है। तो 1868 में भारत में एक व्यक्ति का एक साल का जो कमाई था पूरे भारत का, वो क्या कितना था? 20 रुपए होता। आज 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। एक व्यक्ति का साल का, एक व्यक्ति का जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपए है। लेकिन क्या है, इसमें अमीरों का पैसा भी आ जाता है, वो अलग बात है। इसमें वास्तविक नहीं किया जा सकता है। इसमें दादा भाई नौरोजी को समझ लीजिएगा, इन्होंने इंडिया एसोसिएशन बनाया था। इन्होंने इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन निकासी सिद्धांत दिया है। प्रॉपर्टी इन इंडिया नामक इन्होंने एक लेख लिखा, निबंध लिखा। और इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की। प्रति व्यक्ति आय की। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। बंगाल से था और वो आईसीएस ऑफिसर थे। उनको निष्कासित कर दिया गया था आईसीएस ऑफिसर से। उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने एक संगठन बनाया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप लोग बता सकते हैं भारत का पहला आईसीएस ऑफिसर कौन थे? नहीं, फर्स्ट इंडियन आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस। आईसीएस का सर सत्येंद्र करके था उनका नाम। पहले था इंडियन सिविल सर्विस। सुरेंद्र नाथ से पहले भी क्या है, एक व्यक्ति क्या है आईसीएस पास कर रखा था, और उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, यह रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। देखिए, ये सब अमीर लोग थे, जमींदार लोग थे, तो यही पर लोग पढ़ पाएंगे, गरीब लोग कहाँ पढ़ पाएंगे इतना। उसमें आईसीएस पास करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था, और एक कम से कम क्या है, यूरोपियन भाषा का ज्ञात होना बहुत जरूरी था। इस समय इंग्लिश का देखिए, गांव के लोग इंग्लिश का बहुत ज्यादा दिक्कत है कि इंग्लिश डाले तो यूपीएससी निकालने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस समय क्या था कि एक यूरोपियन भाषा को जानना बहुत जरूरी था। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर क्या है, भारत का पहला आईसीएस ऑफिसर है। ध्यान दीजिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी क्या है, एक आईसीएस ऑफिसर थे। इन्होंने एक संगठन बनाया था, इंडियन एसोसिएशन।
एसोसिएशन। ठीक है, उस समय कोई संगठन बनाना एक मामूली बात नहीं था। लोगों को इकट्ठा करना अंग्रेजों के खिलाफ, जिनके पास पूरा सत्ता है, नियम कानून है नहीं, कभी भी कुछ भी नियम बन सकता है, तो उस समय संगठन बनाना आज की तरह उतना आसान नहीं है, इतना समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक व्यक्ति थे, ए ओ यू, एक आईसीएस ऑफिसर थे, अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। एक अंग्रेज क्या थे? ये अंग्रेज ऑफिसर थे, आईसीएस ऑफिसर थे। लेकिन एक बात समझिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम दिया था ना, वो आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पहले इसका नाम था इंडियन कॉन्फ्रेंस हुआ करता था इसका। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम परिवर्तित करके इंडियन नेशनल कांग्रेस करते। कांग्रेस मतलब संगठन होता है। तो ये जो हुम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1885 में बनाया गया था। ये इसका संस्थापन कहाँ किया गया था? बम्बई। इसको कहाँ बनाया गया था? बम्बई में। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये क्या है? हमारी जो नेशनल मूवमेंट है, उस नेशनल मूवमेंट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जो कांग्रेस, राहुल गांधी वाला जो कांग्रेस है, वही उसी का पुराना रूप है ये। लेकिन उसी कांग्रेस कहना सही नहीं है, वो आजादी की लड़ाई के लिए लड़ा हुआ था, और आज का पॉलिटिक्स के लिए है ना, वो अलग कांग्रेस कह सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? ये यू ह्यूम। ये यू ह्यूम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है? संस्थापक है। और इसका नामकरण किसने लिखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? दादा भाई नौरोजी। कब स्थापना हुआ था? 1885। कहाँ पे हुआ था? बम्बई पे। कहाँ पे हुआ था? बम्बई। इसके पहले जो 4 अधिवेशन हुआ था ना, उस अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, ये क्या था? दिसंबर के 28 और 29 को हुआ था। इसलिए देखिएगा, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है ना, वो दिसंबर के लास्ट में होता है, अभी भी होता है। अभी भी कांग्रेस का अधिवेशन देखिए दिसंबर के लास्ट में होता है। अब इसके पहले के जो 4 अधिवेशन है, उसमें थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था अधिवेशन? कब हुआ था? देखिए, एक है अधिवेशन, चार्ट बना सकते हो तो चार्ट बनाइएगा। अधिवेशन मतलब कॉन्फ्रेंस। सन कब हुआ था? तिथि। उसके अध्यक्ष कौन थे? और स्थान कहाँ था? कहाँ पे हुआ था? इसको याद रखिए। पहला जो अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन पहला जो अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन, ये हुआ था 1885 में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या था? इसके पहले से अध्यक्ष थे। स्थान कहाँ था? मुंबई। बम्बई कहते थे उस समय, आजकल मुंबई कहते हैं। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1886 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दूसरे का अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखिए, ये 4 अधिवेशन एक तरफ हो जाते हैं। और कहा हुआ था? कलकत्ता। कोलकाता उस समय मत लिखिएगा, कलकत्ता लिखिएगा उसमें, कलकत्ता। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और ये कहा हुआ था? मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब क्या है? पहला मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चौथा कब हुआ था? 1888 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूले। कहाँ हुआ था?
ध्यान से सुनिए। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। डब्ल्यू सी बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी क्या था, इसके पहले अध्यक्ष थे। और संस्थापक कौन थे? एओयू। और पहले अधिवेशन में केवल 72 लोग शामिल हुए थे। समझ लीजिएगा, पूरे भारत में केवल 72 लोग ही पहले अधिवेशन में आए थे। और वो भी क्या आम जनता नहीं थे, वो सब व्यापारी, वकील और ऑफिसर लोग थे, वही आए थे जो लीडरमैन थे। और पहला कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 87 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था और मद्रास में हुआ था। चौथा अधिवेशन 88 में हुआ था, जॉर्ज यूलियम अध्यक्ष थे और इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूलियम पहले अंग्रेज है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और बदरुद्दीन तैयब जी क्या है, पहले मुस्लिम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय हमारे देश का गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप लोग को बताइएगा। क्योंकि कोई ना कोई गवर्नर जनरल तो थे, ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में। उधर जगह गवर्नर जनरल के बारे में बताइएगा। देखिए महात्मा गांधी केवल एक ही बार क्या है, अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष क्या है, कब बने थे? एक बार। कब बने थे? 1924 में बने थे। कौन? महात्मा गांधी। अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। तो गांधी जी केवल 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन में क्या है, अध्यक्ष बने थे। चलिए एक बार बताइएगा, जब भारत आजाद हुआ था तो क्या गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे? आप लोग बताइएगा, आप लोग भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। अब देखिए पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? नहीं मालूम। सर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी, गलत हो गया। पहला महिला बोला मैंने, भारतीय महिला। अच्छा सर वो थी एनी बेसेंट। नहीं वैसे जो अध्यक्ष थे वो बने थे 1917 में। कौन थे? एनी बेसेंट। पहला महिला है, ध्यान रखिएगा। पहला भारतीय नहीं बोलना अभी तक। अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कलकत्ता। कलकत्ता। पहले भारतीय महिला कौन थी? 1925। कानपुर अधिवेशन, उत्तर प्रदेश वाला कानपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला महिला कौन बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। कहाँ बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन में। और पहला भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब बना था? 1925 में। अधिवेशन कानपुर, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे लोगों से पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? देखिए सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके 1940 से लेकर 46 तक। वो है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद थे, ये सबसे लंबा अध्यक्ष थे। 1940 से लेकर 46 तक सबसे ज्यादा समय तक के लिए क्या अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे लंबा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अब भारत जब स्वतंत्र तो हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया।
सर JB कृपलानी। बात के जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यानी 15 अगस्त 1947। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए जब भा, भारत आजाद हुआ तो गांधी जी क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी ने 1932 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस का सदस्य उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि 1932 में जब हरिजन सेवक संघ बनाया था गांधी जी ने, तभी से ही कांग्रेस उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था। और जब कांग्रेस बना था तब हमारे यहाँ का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डॉफरिन था। कौन था? लॉर्ड डॉफरिन। जब कांग्रेस बना था तो कौन थे? लॉर्ड डॉफरिन। अब 1888। और एक कांग्रेस जब बना था तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डॉफरिन। तो ये लॉर्ड डॉफरिन क्या था उसमें? गवर्नर जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ बातें और एक दो बातें और याद रखिएगा। देखिएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। जो वंदे मातरम है जिसे लिखा किसने था? बंकिम बंकिम चट्टोपाध्याय। जो लिखा था ये किस बुक से लिया गया है? आनंद मठ। आनंद मठ। और किस भाषा पे लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चट्टोपाध्याय का कहीं कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा रहता है, इसको याद रखिएगा। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो राष्ट्रगान के लेखक कौन है? टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान देखिएगा 1911 के अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम जिसको आप राष्ट्रीय गीत कहते हैं उस गीत को गाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी क्या है पूछे गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे आते रहेंगे तो इनके बारे में और आपको बताता हूँ। अब देखिएगा ये जब राष्ट्रीय कांग्रेस का जैसे ही गठन हुआ तभी से क्या होता है हमारे देश में नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन का चलन शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? शुरू हो जाता है। अब राष्ट्रीय आंदोलन के क्या है? 3 चरण है भारत में। राष्ट्रीय आंदोलन के क्या है? 3 चरण है। तो हेडिंग डालेगा नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन। इसके कितने चरण? 3 चरण है। सबसे पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा। पहला जो चरण है वो 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा चरण है 1905 से लेकर लगभग माना जाता है 1920 तक। गांधी जी के समय तक माना जाता है, गांधी जी का आंदोलन। और 1920 से लेकर 1947 तक। देखिए इस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या? मतलब उदारवादी चरण कहा जाता है। 1920 से लेकर 1947 तक। 1920 से लेकर 1947 तक। 1947 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 से लेकर 1947 तक। 1947
इस चरण को क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण कहा जाता है, उग्रवादी चरण। और इसको गांधीवादी चरण या गांधी युग कहा जाता है, गांधीयन फेज कहा जाता है। पहले को क्या कहते हैं, लिबरल फेज कहा जाता है, दूसरे को कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा जाता है, और तीसरे फेज को कहा जाता है आपका गांधीयन फेज कहा जाता है। देखिए पहले को उदार क्यों कहा जाता है, पहले इसका समस्या को समझिए। तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस से लोग जुड़े हुए थे ना, वो लोग इतना सक्षम नहीं था कि अंग्रेजों का खुल के विरोध किया जाए। अंग्रेजों का खुल के विरोध करना क्या है भाई, एक सत्ता किससे क्या होता है। अभी भी देखिए लोकतंत्र हो, आप विरोध करें, देखिए आपको पुलिस वाले कितना डंडा लगाएंगे। और उस समय क्या अंग्रेज थे, अंग्रेज तो क्या नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या था, व्यक्तिगत या सामूहिक क्या है, प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं हुए थे। इन लोगों का मेन था पत्र के माध्यम से, अधिवेदन, प्रतिवेदन के माध्यम से, या शिष्टमंडल क्या है अंग्रेजी अफसर से मिलकर अपने क्या है समस्या को जनाते थे। अब वो समाधान होते थे कि नहीं होते थे, ये अलग बात है। उनके पास तो कम से कम पहुंचते तो थे। पहले चरण के जितने भी नेता थे उनका मेन काम क्या था कि वो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, या प्रत्यक्ष शिष्टमंडल यानी जिसको डेलीगेट कहते हैं, डेलीगेट के माध्यम से जो जनता या भारत का जो समस्या था वो उसको अवगत कराते थे। क्योंकि ये लोग प्रत्यक्ष कभी क्या है आंदोलन नहीं किया है, क्योंकि आंदोलन करने के लिए जन समर्थन की आवश्यकता होता है, जिनके पास जन समर्थन नहीं था। क्योंकि उस समय भारत धीरे धीरे राष्ट्र बन रहा था, और जब राष्ट्र बनता ना, तो जब पेड़ बनता है तो अचानक उस पर बहुत ज्यादा बोझा डालेंगे तो पेड़ ऐसे ही टूट जाएगा। इसलिए क्या था, उसको पहले पहले पेड़ होता ना तो उसको पानी बहुत धीरे धीरे दिया जाता है। जैसे पेड़ बड़ा हो जाता तो उसके बाद उसको लाद गुसा करके भी दीजिए तो चला जाएगा। लेकिन दूसरे चरण में क्या होता है, पहले जो उदारवादी चरण था ना, उसमें जब देखा कि ये लोग क्या है सरकार के गुणगान गाते हैं, सरकार को कुछ आवेदन देता कुछ होता होता नहीं है, तो दूसरे चरण के जो लोग थे ना वो उग्रवादी थे। उग्र मतलब क्या था, ऐसे करने से थोड़ी ना होता है भाई, सरकार जब बात नहीं मानता तो उसको मार के सुनाओ। दूसरे देश के लोग क्या क्रांतिकारी थे, उग्रवादी थे, उग्र विचारधारा थे, क्रांतिकारी। जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष। इनका मतलब है खून के बदले खून, बदले के बदले बदला। इसलिए भारत में गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, दुर्गा पूजा, ये जितने भी ये शक्ति के पूजा होते हैं ना, सब क्या है इसी आंदोलन में भारत में बहुत फेमस हुआ। आजकल बंगाल में जो दुर्गा पूजा, काली पूजा का जो फेमस थे, पहले होते थे ऐसे नहीं थे, होते नहीं थे। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो नामकरण हुआ है वो इस आंदोलन से उपजा। जो गणेश महोत्सव जो राष्ट्रीय चेहरा बना है वो आपका तिलक जी का देन है। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से क्या होता है उसको उजागर किया। उसके बाद शिवाजी महोत्सव, ये बहुत सारी चीज क्या है इसी समय हुआ। उग्र थे कि खून के बदले भवानी, ये लोग शक्ति की पूजा करते थे। शक्ति से क्या होगा, शक्ति प्राप्त करेगा। और इसलिए इस समय बम बनाना, अंग्रेजों को मारना लोग करते थे। तो तीसरा फेज था वो गांधी वाला फेज है। गांधी जी क्या है, वो साउथ अफ्रीका में पहले रह चुके थे, अंग्रेजों के नेचर से वो अवगत थे। ठीक है, जब तक क्या होता है आप अपने शत्रु के नेचर यानी उसके स्वभाव को नहीं जानेंगे तो आप उस पर वार करना नहीं कर सकते। तो गांधी जी 20 साल तक तब क्या है, 20 साल से भी ज्यादा, कम से कम 22-23 साल तक क्या है अफ्रीका में रहे। तो उन्होंने वहां पे जो आंदोलन चला ना, उससे उनसे उनको सीख मिला कि अंग्रेजों का नेचर क्या है। देखिए जब आपके शत्रु को हराना ना, तो शत्रु के कमजोरी को जानना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी ने यहाँ पे आके क्या है, ना तो उदारवादी चरण अपनाया ना तो उग्रवादी चरण आया। उन्होंने एक ऐसा चरण अपनाया जिससे अंग्रेज के पास क्या होता है, विरोध करने का हथियार ही खत्म हो गया। अगर गांधी जी ने बोला कि अगर कोई हथियार से मारे तो क्या होता है उसको सद्बुद्धि दो। अब हम मान लेते हैं कि कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है और उससे बोल रहा हो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, तो कभी ना कभी तो उसके दिमाग में आएगा कि यार ये बट्टी मैं मार रहा हूँ और ये जो अच्छे बनने की बात कर रहा है, तो कभी ना कभी हृदय परिवर्तन होगा। इसलिए गांधी जी का मेन थॉट क्या था, हृदय परिवर्तन। और उनका आंदोलन क्या था, शांतिपूर्ण आंदोलन था।
और शांतिपूर्ण आंदोलन में क्या होता है, जन भागीदारी जो होता है। अगर मान लेते कहीं पे बम धमाका होने वाला है, गोली चलने वाला है, बताइए कितने लोग इकट्ठा होंगे, जो उग्र विचार वाले होंगे वही इकट्ठे होंगे। और कहीं पे ऐसा आंदोलन हो रहा है जहाँ पे वो शांतिपूर्ण चल रहा है, उसमें महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, तो भीड़ भी तो दिखाना है। तो गांधी जी ने सबसे पहले लोगों को घरों से बाहर निकाला, कि बाहर आके क्या है, कम से कम भीड़ तो बनाइए। और वो जानते हैं कि जो सत्ता है, सत्ता के पास ताकत बहुत होता है, इसलिए सत्ता से लड़िए मत, सत्ता के विचारधारा से लड़िए। देखिए मेन क्या होता है कि अगर आप किसी ताकतवर लोगों से लड़ेंगे, देखिए दो व्यक्ति से कभी लड़ना नहीं चाहिए, एक बदमाश और एक क्या है बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति। ये दोनों सनकी टाइप के होते हैं, ये कभी भी पलटवार कर सकते हैं। जो बदमाश होता है उसका तो कभी भरोसा नहीं कभी करे, और जो बहुत ही विद्वान होता है क्या होता है, धीरे धीरे उसमें अहम वाली बात आ जाती है कि मेरे अंदर इतना विद्या है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे दो व्यक्ति से कभी उलझना नहीं चाहिए। तो गांधी जानते हैं कि क्या है, अंग्रेज बदमाश है, तो इनको अगर उनके तरह से हम उलझ जाएंगे तो हमें ये मार डालेगा। तो उन्होंने क्या है, उनके ऑपोजिट काम किया उन्होंने। तो उनकी कमजोरी को जाना, भाई कोई पीटने के लिए आ रहा है, वो हाथ जोड़ के खड़े हो, कितने बार पीटोगे। तो ये क्या है, गांधी जी का क्या है, ये था। इसलिए लोग गांधी जी की आलोचना करते, वो अपना व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन क्या है, एक नेता के रूप में आलोचना करना सही नहीं है। व्यक्तिगत रूप में कोई आलोचना करे वो अलग बात है, लेकिन नेता के रूप में उनका आलोचना करना जो करते हैं वो, उससे बड़ा मूर्ख तो दुनिया में नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से कोई किसी का आलोचना करे वो अलग बात है, लेकिन नेता के रूप में आलोचना नहीं किया जा सकता। इसलिए देखिएगा, कुछ भी हो जाए, भारत में कुछ भी आते तो गांधी जी के समाधि में, अभी देखिए G20 का बैठक हुआ, गांधी जी के समाधि में पहुंचे। तो व्यक्तिगत रूप में आप उसका कितना भी विरोधी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका विरोध कर ही नहीं सकते आप। तो ये 3 फेस है। कल के लेक्चर में क्या होता है, ये 3 फेसों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आज अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है पूछिएगा, कि अभी भी टाइम खत्म होने वाला है। व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। सर, JB कृपलानी